अब अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, उसको आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, वृत्त के पास पहुँच गए हैं। तो इसमें कुछ परिभाषा, ये जो हमारे कुछ बिंदु हैं इनको याद करके रखेंगे। ये कुछ निर्धारित बिंदु हैं और यही परिभाषाएं भी हैं, ठीक है ना, इनको याद कर लीजिए। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बना बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। अब वृत्त के लिए मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ऐसा, ये देखो एक निश्चित बिंदु माने यहाँ, जैसे अगर हम ये प्रकार की सुई लगाएं और पेंसिल की नोक यहाँ रहे और अगर एक पूरा चक्कर घुमा दें तो जो ये आकृति का निर्माण होता है, यानी एक निश्चित बिंदु कौन सा हुआ, वो रहा ये। निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, यानी इस दूरी पर, यानी जहां पर हम इसकी पेंसिल की नोक रखेंगे वो दूरी कहलाएगी। तो उससे घुमा दो तो जो आकृति का निर्माण होता है इसी को हम वृत्त कहते हैं। ये बिंदुओं का पथ ही तो हुआ, ये जो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते चले जाओ तो यहाँ तक। तो यहाँ शुरू करते हैं। एक निश्चित बिंदु से, यानी इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, ये सब सारी समान दूरी पर चक्कर लगाने से बना बिंदुओं का पथ, बिंदु माने जितने भी सारे ऐसे रखेंगे तो पहला बिंदु दूसरा बिंदु ऐसे करके और सारे के सारे जो रास्ते का निर्माण होगा ये वृत्त कहलाता है। तो निश्चित बिंदु जो होता है, ये जो होता है, इसी को वृत्त का केंद्र कहते हैं। यानी ये जो बिंदु है ये क्या है, ये केंद्र, इसको केंद्र कहते हैं, ठीक है। कौन से, इस बिंदु को केंद्र कहेंगे। और क्या कह रहे हैं, निश्चित बिंदु से समान दूरी वृत्त की त्रिज्या। समान दूरी का मतलब होता है चाहे आप इधर खींच लो, चाहे ऊपर खींच लो, चाहे इधर, ये सारी समान दूरी है। तो ये जो रेखा खींचेंगे जहां पर भी मिलेगी ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी, ये इसकी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। यहां तक समझ में आती है। फिर वृत्त के चारों ओर चली गई दूरी उसकी परिधि कहलाती है। यानी अगर मैं इसके चारों ओर ऐसे चल के फिर उसी जगह पर आ जाऊं तो ये कहलाती है परिधि। इसी को हम परिधि बोलते हैं। यानी जो बिंदुओं का बिंदु पथ है इसके ऊपर ऊपर चारों तरफ चल जाए तो अगर फिर उसी बिंदु पर पहुंच जाए तो ये कहलाता है परिधि, ठीक है। परिधि एक प्रकार का परिमाप है, परिक्रमा ही तो किए हो। जैसे बहुभुज में क्या है, अलग बंद आकृतियों में क्या करते थे, उसको भुजाओं की परिमाप निकालते थे। यहाँ पर परिमाप शब्द की जगह परिधि शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो अब वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। अब जीवा कैसे कहेंगे, देखो जी, ये तो तीन चीजें समझिए। अब कोई भी दो बिंदु ले सकते हैं, तो दो बिंदु चाहे ऐसा ले लो, चाहे ऐसा ले लो, चाहे ऐसा ले। तो अगर हमने यहाँ पर लिया है तो इसी को कहेंगे हम जीवा। यानी ये वाली जो रेखा खींची हमने इसी को जीवा कहते हैं। तो अगर सबसे बड़ी जीवा अगर कहा जाएगी, इसी को अगर बढ़ा दें तो ये भी तो एक जीवा है। दो बिंदु मिला रहे, एक इधर मिल रहा है, एक इधर मिल रहा है। इनका नामकरण भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन दिख तो रहा एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, ठीक है। इनका नामकरण भी कर सकते हैं, नामकरण करेंगे आगे अब चल के, अभी तो समझना है। तो वृत्त की चारों ओर चली गई होगी और वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, मान लीजिए यहाँ दो बिंदु मिला दिए या इन्हीं दो बिंदुओं को मिला दिए, तभी ये और ये दो बिंदु तभी है, ये भी जीवा कहलाती है। लेकिन फर्क क्या है कि ये सबसे बड़ी जीवा है, ये केंद्र से जाती है, केंद्र से जाने वाली जीवा, इसी को हम व्यास कहते हैं। अभी आगे आएगा, देखो ये जीवा हो गया। अब केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। देखो ये जो केंद्र से जाएगी, ये जो बड़ी वाली वृत्त, इसी को हम जो है क्या कह देते हैं, व्यास। अब ध्यान से देखो, अब व्यास कितना है, ये जो त्रिज्या यहां से यहां तक त्रिज्या या अर्धवृत्त, त्रिज्या या अर्धव्यास बोलते हैं इसको। आधा त्रिज्या अर्धव्यास और दो ठो त्रिज्या मिलके व्यास बन जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम व्यास कहते हैं। और जो त्रिज्या की बात करेंगे तो कभी व्यास कभी त्रिज्या बोलेंगे, कभी अर्धव्यास भी बोल देंगे इसको, ठीक है ना। त्रिज्या को इसी को अर्धव्यास भी बोल देते हैं, ठीक है ना। त्रिज्या को यहाँ पर लिख लेते हैं। जब अव्यास शब्द आएगा तो अर्धव्यास का भी जिक्र आएगा, ये भी ध्यान रखना है। यही त्रिज्या के बारे में अर्धव्यास शब्द भी इस्तेमाल होगा। अब आगे चलते हैं।
वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है एक त्रिज्यखंड कहलाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हटा के दूसरा डायग्राम बनाते हैं, समझ में जाता है। देखो अभी फिर से एक ये वृत्त बनाया, ये वृत्त बना दिया, ठीक। अब करना क्या है, जो दो त्रिज्याओं, तो दो त्रिज्या कैसे बनेगी, एक से कहीं से भी मिला देंगे, ये एक त्रिज्या बन गई, एक त्रिज्या और कहीं मिला दो, ये ले लो। तो ये जो हिस्सा होता है ये तो एक त्रिज्या कहलाई, और एक त्रिज्या ये भी कहलाई। अब ये जो सीधी सीधी रेखाएं ये त्रिज्या कहलाती, लेकिन ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं चाप, इसको बोलते हैं चाप, ध्यान रखना। अब इस क्षेत्र में समझ में, ये पूरा पूरा परिधि कहलाता है। तो ये एक चाप, ये तो ये छोटा चाप, तो ये बड़ा चाप। भाई एक कोई हिस्से पर एक छोटा चाप लिया है तो एक छोटा चाप बनेगा, तो एक बड़ा चाप बनेगा। तो ये जो हिस्सा है, तो अब इसका परिभाषा क्या बनी, दो त्रिज्याओं यानी एक त्रिज्या इधर की एक त्रिज्या इधर की और संगत चाप ये, इससे मिलकर ये, इससे मिलकर ये जो बना है, ठीक है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है त्रिज्यखंड कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं, यानी इधर के इलाके को ही बोलते हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। तो समझ में, दो त्रिज्याएं और ये संगत चाप से घिरकर बना ये जो क्षेत्र है इसी को त्रिज्यखंड कहते हैं। अब इसी तरह जीवा ले लेते हैं, एक जीवा ले लेते हैं, मान लो ये रही जीवा। जीवा वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, या रेखाखंड को, रेखा तो दूर तक जाती है, रेखाखंड को जीवा कहते हैं। अब देखिए ये जीवा मान लिए यहां से लेके यहां तक जीवा हुई हमारी, इनका नाम चाहे दे दो, अभी नामकरण तो बाद में करने के, आप तो समझिए बस। तो वृत्तखंड की एक जीवा और संगत चाप से, और संगत, इसका संगत चाप क्या कहलाएगा, ये जो इलाका है ये इसका चाप कहलाएगा, यानी इस जीवा का संगत चाप ये हुआ, ठीक है ना। तो ये छोटा चाप हुआ तो इधर वाला बड़ा चाप हुआ, बस ये ध्यान रखना है। तो इस जीवा और इस क्षेत्र, यानी कि ये बड़ी जीवा है, यानी कि कहलाई ना, इसको हम लिख लो जीवा, और ये उसका चाप, ये हुआ ना। तो जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त ऐसे लिखते, वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है ना। अब वृत्त का व्यास, वृत्त को तो समान भागों में, अगर मैंने यहां से इसको अगर पूरा पीला खींच दूं ऐसा, तो ये व्यास हुआ। तो व्यास क्या करता है, आधा इधर काट देता है, आधा इधर काट देता है। तो ये दोनों, ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये आधा इधर हो गया आधा इधर, तो आधा व्यास यानी अर्धव्यास, ये नीचे आधा व्यास अर्धव्यास। तो प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। आधा व्यास क्या बोलते हैं, व्यास के ऊपर आधा वृत्त और व्यास के नीचे का आधा वृत्त, तो यही दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, अर्धवृत्त, यानी दो अर्धवृत्त बने व्यास से काटने पर। समझ में आई। तो अब हम आते हैं प्रश्नावली पर। अब प्रश्नावली इसी में लेते हैं 4.6 और उसका लेते हैं पहला सवाल। इसमें ये कह रहे हैं कि संलग्न आकृति देखकर लिखिए। ये देखिए, जो अभी हम लोगों ने परिभाषाएं पढ़ी उसमें बहुत सारा चित्र समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो जगह कम होने की वजह से अब इसमें अच्छे से हम लोग इसका हल करके और इस पर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक चित्र दिया हुआ है, आकृति दी हुई है, चित्र बोली तो आकृति, जो भी आकृति है, इसमें ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इधर, ठीक है ना। इसको पढ़ना है और जवाब उसमें से निकाल के लाना है, जो अभी हम लोगों ने सीखा। तो वृत्त का केंद्र, केंद्र के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो जिस दो में से जो प्रकार की नोक रखते हैं वही, और जिससे वृत्त बनाते हैं, वो जो नोक का हिस्सा होता है, यानी वो निश्चित बिंदु होता है, वही क्या होता है, वृत्त का केंद्र। तो हम यहाँ चाहे तो यहीं कहीं जवाब लिख सकते हैं। वृत्त का केंद्र कौन सा कहलाया, ओ, नाम लिखा हुआ है तो उसका नाम लिख देना है।
बिंदु का नाम दिया है। 3 त्रिज्याएं, त्रिज्याएं क्या होती हैं? उसी मुख्य बिंदु से, यानी जो निश्चित बिंदु से जो 3 रेखा यहाँ पर बराबर बराबर दूरी पर खींची गई जो भी रेखाएं हो, रेखाखंड होते, एक इधर गया है, एक इधर गया है, एक इधर गया, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से गए हैं। ओ से ए की तरफ आया है, एक ओ से बी तक गया है, एक ओ से सी तक गया है, तो इन्हीं को हम 3 त्रिज्याएं बोलेंगे। तो क्या हो गया, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके बी तक और ओ से लेके सी तक, ये 3 त्रिज्याएं हैं। ठीक है जी। फिर है एक व्यास। व्यास क्या होता है? दो त्रिज्याएं लगातार जो जुड़ी होती है, यानी केंद्र से जाने वाली जो सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी ये वाली, ये कहलाता है, ये ही तो इसी को हम कहते हैं व्यास। और इसका नाम क्या है लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा है ए और सी, तो हम भी लिख देते हैं ए सी, ये इसका व्यास है। एक जीवा, जीवा आप इसे भी लिख सकते हैं, एसी को भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी जीवा है, और या फिर अलग से देखिए यहाँ पर बना है ई और डी करके ये बना हुआ है, तो एक जीवा का नाम चाहे आप ई डी अलग से लिख दीजिए। ये देखो ई डी एक जीवा अलग से बनी है, तो अगर आपने इसको व्यास दर्शा दिया तो इसको जीवा दर्शा दीजिए क्योंकि ऑलरेडी है। अगर ये नहीं होता तो फिर हम इसी व्यास को जीवा लिख सकते थे। अभ्यंतर में 2 बिंदु, अभ्यंतर का मतलब होता है इस वृत्त के अंदर स्थित बिंदु। तो अंदर कौन कौन से हैं देखिए, ए बी सी डी ई ओ और पी, इतने तो कुल बिंदु दिख रहे हैं, क्यू दिख रहा है, तो बाकी तो ये इधर लाइन में दिख रहे हैं, ये बाहर है, तो अंदर क्या हुआ, एक पी हुआ, एक ओ हुआ, यही तो अभ्यंतर में हुए जो अंदर, भले ये रेखा पर इसके अंदर है, वृत्त के अंदर। तो अभ्यंतर में जो बिंदु नजर आ रहे हैं हमें, एक ओ और बी, ये बाकी ये लाइन पर है, यानी बाउंड्री पर है, यानी परिसीमा पर है, ये बाहर, इनको छोड़ के ये और ये दोनों बचते हैं। तो अभ्यंतर में 2 बिंदु कौन सा बना, एक ओ बना और एक पी बना। ठीक। अब बहिर्भाग में, बहिर्भाग का मतलब होता है इस परिसीमा के बाहर जो भी बिंदु है वो है बिंदु क्यू, तो हम भी लिख देते हैं बहिर्भाग में एक बिंदु, ये रहा क्यू। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है, जो 2 त्रिज्याओं और उसके संगत चाप, ये संगत चाप है ना, इस त्रिज्या का संगत चाप ये है, तो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से बना क्या कहलाता है एक त्रिज्यखंड, क्या बना, ऐसे लिख देते हैं ए ओ ए बी, और ये त्रिज्यखंड ऐसा बना। ठीक है ना, त्रिज्यखंड कैसे बना, ऐसा। ठीक है। अब वृत्तखंड क्या बना, वृत्तखंड कौन सा होता है, वृत्तखंड जो वृत्त से बना हुआ है, तो ए बी, एक और मतलब को ए बी एक ऐसा संगत चाप की कहलाता है, और इसमें क्या कहलाएगा ई डी और ये, यानी ई डी और ये संगत चाप से घिरा ये वाला, और इससे घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। बात समझ में आ रही है? इसको यहाँ जो त्रिज्यखंड में ना वो जरूर लिखिए, क्योंकि इससे पूरा नहीं होता, ये लिख गया ओ ए बी, इसी से पूरा होता है, क्योंकि ये पूरा ये इलाका कहलाता है। अब प्रश्न दूसरा है इसमें, इसके 2 प्रश्न हैं। क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? तो पहले तो आप एक वृत्त बना लो तो आपको समझने में आसानी चाहिए। यहाँ पर लिखते हैं हल, और ये रहा हमारा एक, ये रहा वृत्त। तो वृत्त में क्या होता है, जीवा के बारे में पूछ रहा है और व्यास के बारे में, तो ये एक व्यास बना लेते हैं और ये यहाँ पर एक अलग से जीवा बना लेते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या ए जो कह रहे हैं, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा भी होता है? बिल्कुल, ये जो 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाती है, ये ए बी और ये इसको मान लेते हैं सी डी, ये तो जीवा भी है और व्यास भी है। तो क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा होती है? बिल्कुल होता है, ये तो होता है ए। क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा होता है? हाँ, वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है, जीवा भी होता है। क्यों? क्योंकि ये 2 बिंदुओं को मिला रहा है, तो ये व्यास भी कहला रहा है, जीवा भी कहला रहा है। अब दूसरा जो ये बी कह रहे हैं
कि क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होता है। अब दूसरी जीवा लेके देखो, ये जीवा एक CD है, अब ये क्या व्यास है? व्यास की परिभाषा क्या है? ये जीवा तो है लेकिन व्यास नहीं है। व्यास की परिभाषा क्या है? इस जीवा को इसके व्यास के केंद्र से वृत्त के केंद्र से गुजरनी चाहिए, तभी वो सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी और वो उसी को व्यास कहेंगे। तो क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा, यानी ये जो है क्या व्यास है? ये वाली जीवा व्यास नहीं है, ये केवल एक जीवा है। तो यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे कि वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास नहीं होती है, ये कर देना है। तो लिखेंगे वृत्त की प्रत्येक जीवा यानी कि अब दूसरे, चाहे यहाँ भी बना लीजिए, ये इसका थोड़ी है, मतलब जीवा तो है पर व्यास नहीं है। प्रत्येक जीवा उसका व्यास नहीं होती है, व्यास नहीं होती है, ये इसका जवाब होगा। ठीक है ना। अब लेते हैं प्रश्न 3। अब ये तीसरा प्रश्न ये है कि कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। चलिए यहीं पर वृत्त बनाते हैं, इन्हीं को अंकित करना है। और ये ले लीजिए वृत्त, अब यहीं पर भर देंगे सब नाम। ठीक है ना। कोई वृत्त खींचिए, निम्न को अंकित कीजिए, उसका केंद्र मान लेते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं O, तो इसका नाम दे देते हैं O। तो उसका केंद्र यहीं पर लिखते चलिए, इसका केंद्र बना दिया O। ठीक है, वृत्त बना, उसका केंद्र है ये। तो ये हो गया। अब एक वृत्तखंड का मतलब होता है एक जीवा बना दीजिए ये, और जीवा और उसके संगत चाप से घिराइए। अब इसका नामकरण भी कर दीजिए तब तो बनेगा। तो मान के चलते हैं वृत्तखंड को ए से शुरू करते हैं, A B। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसका वृत्तखंड कहलाया। ठीक है ना। ये बनाया वृत्तखंड, तो A B ये वृत्त, और ये क्या है? वृत्तखंड है, ऐसा बना है, इसके भीतर का हिस्सा है ये, तो ऐसा बन गया। एक त्रिज्या C ले रहे हैं, एक त्रिज्या, तो त्रिज्या कहाँ से बनेगी? केंद्र से कोई भी दूरी, तो AB लिया तो यहाँ पर C ले लेते हैं, तो ये ले गया OC। तो हमारा अभी एक त्रिज्या लेना है, तो एक त्रिज्या हम लेते जाए, एक एक करके बढ़ाते चलेंगे और लिखते चलेंगे। उसके अभ्यंतर में एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ पर ये ले लीजिए, मान लो P है, कहीं भी ले लीजिए, तो एक बिंदु P। तो अभ्यंतर में हमने एक बिंदु क्या लिया हुआ है? P लिया हुआ है। एक व्यास तो आप एक काम कर, त्रिज्या बनाए हैं तो एक व्यास अलग से बना दीजिए। व्यास को मान लो ऐसे बना देते हैं, तो भी ये ऐसे आके मिलेगा ना। तो यहाँ तक के बन गया था, ये C तक ले लिया है, तो यहाँ पर D ले लीजिए और इसको ले लीजिए E। आप अपने से कुछ भी नामकरण कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने किया है, आप अपने से अलग से भी बना सकते हैं। तो व्यास कौन सा बना? ये जो केंद्र से जाने वाली बड़ी रेखा है, तो उसका नाम है D और E। ये DE बड़ी रेखा को हम व्यास कहते हैं। ठीक है ना। अब बहिर्भाग में स्थित बिंदु, बहिर्भाग में कहाँ पे? मान लेते हैं ये जो है अंतः भाग, तो बहिर्भाग यहाँ ले लेते हैं, यहाँ कहीं डाल दो Q। तो बहिर्भाग में स्थित बिंदु ये ले लेते हैं, बहिर्भाग में स्थित एक बिंदु हो गया Q। एक त्रिज्यखंड क्या होता है? एक ये तो बना हुआ है ऑलरेडी यार, तो आप अलग से बना लो चाहे, या इसी को ले लो ना। ये जो इलाका है यही तो त्रिज्यखंड है, ये देखिए ये त्रिज्यखंड है, बना बनाया आपको मिल गया। तो एक त्रिज्यखंड क्या ले लेते हैं? ये दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा ये जो इलाका है यही तो त्रिज्यखंड है। और इसको लिखने का क्या तरीका है? O से शुरू हुआ C तक, C से चला D तक, OCD, और ये ऐसा चाप लगा दिया जाता है। ठीक है। तो ये एक त्रिज्यखंड हो गया। और एक चाप तो यह है, इसको लिख लीजिए चाहे इसको लिख लीजिए, या आप ऐसा कर दे एक और चाप बना लो, ले यहाँ से यहाँ तक DEFG अलग से कर लो। तो ये जो चाप है यानी यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये एक चाप कहलाएगा। लीजिए अलग से FG। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते थे, आप चाहे तो इसको भी लिख सकते थे, आप अलग से बना लो, ये भी लिख सकते हो। तो ये एक चाप हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन 3 हम समझ पाए। अब चौथे को भी ले लेते हैं। क्वेश्चन 4 लेते हैं। सत्य या असत्य बताइए। तो वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। तो देखिए एक ये बना लेते हैं हम वृत्त,
और वृत्त के अंदर अगर हम कोई व्यास बनाते हैं तो कहाँ से जाएगा, केंद्र से जाएगा, ये जाएगा ना केंद्र से, कहीं भी कोई केंद्र होगा। अगर दूसरा वृत्त लेंगे तो भी केंद्र से जाएगा, सॉरी व्यास लेंगे तो वृत्त से जाएगा, तीसरा भी लेंगे तो भी वृत्त से जाएगा। आप चाहे जितने भी व्यास बना लेंगे वो वृत्त के व्यास को प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये हो जाता है सत्य। ठीक है, ये सत्य हो गया। फिर वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर, केंद्र तो भीतर ही है ना, केंद्र तो बाहर जा ही नहीं सकता, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब केंद्र भीतर है इसका मतलब जो है अभ्यंतर में स्थित है, तो ये वाला भी सत्य है। ठीक है, सत्य है यानी ये दोनों जो कथन है हमारे सत्य हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्रश्नावली 4 हमारी 4.6 समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।